जय हिंद। आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप स्वस्थ ही होंगे। और रोज़ की तरह आज हम लोग एक और नए टॉपिक के साथ इतिहास को खंगालने का प्रयास करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक होगा पोस्ट मौर्य पीरियड। इसे कहते हैं हम लोग उत्तर मौर्य काल। हम लोग मौर्य काल को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। मौर्य काल की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी, जो एक जैन धर्म का अनुयायी था, और उसने अपनी मृत्यु इस जैन धर्म के संलेखना विधि से अपनाई और मोक्ष भी प्राप्त किया। और इसके साक्ष्य भी बराबर हमारे इतिहासकारों में मिली है, और इसके पुरातात्विक स्थल पर भी इतिहास मौजूद है। क्योंकि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में वहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम चंद्रगिरी रखा गया है। वहाँ पे चंद्रगिरी है, और वहाँ पे एक चंद्रगुप्त मंदिर के नाम से एक मंदिर भी बना हुआ है। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि चंद्रगुप्त वहाँ पर गया था और वहाँ पे उसकी मृत्यु हुई थी, जिससे वह मोक्ष भी प्राप्त किया था। ऐसे ही अगले थे बिंदुसार। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी हुआ करते थे, और इन्होंने भी इसे अमित्रघात, सिंहसेन पुराणों में आदि कहा गया है। फिर अशोक आता है, और अशोक जो है यह बौद्ध धर्म का अनुयायी थे, और उन्होंने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की स्थापना किया था। धम्म घोष एक कानून की बुक है, एक सीमाओं को मानने तक ही है। यह कोई धर्म से संबंधित किताब नहीं है, ये किसी धर्म से इसका कोई तालमेल नहीं है। तो जैसे हमारे धर्म में लिखा गया, हमारे सिविल कोड कानून में बताया गया है कि हमें से हमारे संविधान है, उसमें बताया गया है कि हमें किसी के साथ गलत नहीं होना देना है, किसी की चोरी नहीं करना है, धन संचय नहीं करना है, किसी भी धर्म की बुराई नहीं करना है। जैसे हम लोग आज धर्मनिरपेक्ष हैं, यह भी तो यही चीज़ बताता है कि हमें किसी धर्म के साथ गलत नहीं सोचना है, किसी को छोटा बड़ा नहीं बताना है। सब धर्म एक समान होते हैं, सब में भगवान जो है सेम ही है। हमारे धर्म में यह भी बताया गया है। तो ऐसे ही धम्मघोष में चर्चा की गई है। इसके बाद अंतिम जो राजा था वह था बृहद्रथ, और जिसको मार करके इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश की स्थापना कर देता है। और यहीं से शुरुआत होती है पोस्ट मौर्य पीरियड, यानी उत्तर मौर्य काल। तो मौर्य काल के बाद उत्तर मौर्य काल, यानी उत्तर मौर्य के बाद का काल या उसके समकालीन जो काल था वह हम लोग देख लेते हैं। आइए, अब यह काल कब से कब तक का है? जो पोस्ट यानी कि उत्तर मौर्य जो काल है यह किसके बीच है? तो यह 200 BC से लेकर 300 AD के बीच है। 200 BC से 300 AD के बीच है। इसमें हम लोग शुंग से लेकर के सातवाहन वंश तक पढ़ लेंगे। सातवाहनों वंश तक पढ़ लेंगे। उसके बाद सातवाहन के बाद भी कनिष्क को भी यहाँ पे पढ़ लेंगे, और फिर 300 के आसपास हमें गुप्त काल का उदय देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना श्री गुप्त
244 में कर चुके थे। यह 240 BC में यानी ईस्वी में स्थापना कर चुके थे। इसी के बाद घटोत्कच आया था 280 में। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट आते हैं और यह गुप्त साम्राज्य के, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो ये 200 से 300 200 BC से 300 AD का लगभग 500 साल के इतिहास को आज पढ़ने वाले हैं और ये एक ही वीडियो में हम समाप्ति करेंगे। अगर आप इसे अच्छे से शांत ध्यानपूर्वक सुन लेते हैं तो आपके बहुत से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपको विश्वास करके लगातार लास्ट तक सुनना है ध्यान से और इस पर ध्यान भी देना है। तो बिल्कुल हम लोग प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में बाद लास्ट में, और कमेंट करके जो है लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन इससे बढ़ेगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं आगे और देखते हैं सबसे पहले कि जब देखिए यहाँ पे हमने एक चीज़ और बताया था 600 से 300 BCE पिछले समय में पढ़ाया था और बताया था कि इस समय मौर्य काल था, ठीक है ना। इस समय जो है वैदिक काल था और 300 BCE के बाद हमने मौर्य काल की ओर पढ़ा था, मौर्य काल जहाँ तक गया था। लेकिन हमने 300 से की जगह पे हमने 200 से यहाँ से पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे 300 ही पढ़ सकते थे, 300 से 300 AD तक। लेकिन इसके बीच 200 का गैप है, यह शांत समय था। इस समय कोई भी उथल पुथल नहीं हुआ होगा तो हमारे पास इसके साक्ष्य मौजूद नहीं है। इससे हम इसको पढ़ने में दिलचस्पी नहीं ले सकते। पढ़ेंगे क्या जब कोई साक्षी नहीं, कोई जानकारी नहीं है, तो हम क्या इसके बारे में आपसे साझा करेंगे, क्या बात बताएंगे। तो इस कारण हम लोग 200 से 300 BC पढ़ेंगे। शायद इससे आपको यह क्लियर हो गया होगा। देखिए अभी तो नहीं याद आता है, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे या 2 बार इस चीज़ को दोहराओगे लिख करके, तब समझ में आएगा कि नहीं हम क्यों नहीं 300 से पढ़े, 200 से क्यों यहाँ पे शुरुआत हुई थी। तो अब इस समय जो है जो शिल्पकार थे ज़्यादा व्यस्त दिखने लगे थे और व्यापार भी अब बढ़ गया था। मुद्रा प्रणाली का उपयोग होने लगा था, मंदिरों में मूर्ति पूजा होने लगी थी। इसका मेन मुख्य कारण यह था कि अब लोहे की खोज हो चुकी थी और लोहे से बहुत सारे नए नए यंत्र और हथियार, कृषि के सामान और भी बहुत कुछ बनाए जाने लगे थे जो भवन सामग्री में आवश्यक होते हैं। इस कारण शिल्पकार हमें व्यस्त दिखे। व्यापार तो बढ़ना ही है, जब वो लोहा हो जाएगा तो लोहे से बहुत सारी सामान बनेगी, उत्पादकता बढ़ेगी और घर बनाने के बहुत से सामान भी बनेंगे, जिससे इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही पड़ेगा। इसकी मांग बढ़ेगी तो व्यापार बिल्कुल बढ़ेगा। तो अब देखिए मौर्य काल में धीरे धीरे अब जो राज्य था बड़ा हुआ। जब बड़ा होगा तो जैसा एक जगह है तो वैसा दूसरे जगह भी बनने का प्रयास किया जाएगा और हर एक जगह पे राज्यपाल हुआ करते थे जो अपने क्षेत्रों में जन सेवा में आवश्यक चीज़ों को बनाते थे, उसकी व्यवस्था करते थे। और मंदिरों में अब मूर्ति पूजा होने लगी थी। बताया जाता है कि सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही या मंदिरों का निर्माण बौद्ध धर्म के द्वारा ही किया गया और इसमें पूजा सबसे पहले बुद्ध की ही की गई थी और मठ आदि भी बौद्ध धर्म के ही माने जाते हैं। इस तरीके से कई साहित्य में बताया भी गया है, जिससे हमें इसका अनुमान लगाते हैं। और यहाँ तक कि जातक एक किताब है जिसमें बुद्ध धर्म के
पूर्व जन्म की कहानियाँ मिलती हैं। इसमें बताया गया है कि व्यापारियों का कारवां चला करता था, व्यापारियों का कारवां हुआ करता था। आपको जानकारी के लिए बता दें, इसे धार्मिक रूप से न लें। जो जातक जिसे बताया गया कि बुद्ध की पूर्व जन्म कहानियाँ हैं, तो भले ही मानते हो लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सी जानकारी हमें बुद्धकालीन और भगवान बुद्ध के बाद भी, इनके बाद भी कुछ कहानियाँ मिलती हैं, और जो कि इतिहास से संबंधित है, और इतिहास से हम उसे कोरिलेट करके इतिहास में उसका उपयोग भी समझ लेते हैं। तो बताया गया कि व्यापारियों का कारवां चला करता था, और जब कारवां चलेगा, व्यापारी जाएंगे तो सामान भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएंगे। इसमें 100 की ग्रुप में, समूह में व्यापारी हुआ करते थे, जो अपने सामान को अलग अलग पशुओं की सहायता से, बैलगाड़ी की सहायता से ले जाया करते थे। ठीक है, अब हमें साक्ष्य मिल गया, तो अब चलते हैं शुंग वंश की तरफ। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। शुंग के वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने करी थी, और जो पुष्यमित्र शुंग था उसे कई साहित्यकारों ने और कई साहित्य में इसे अंत्यज बताया गया है, यानी छोटे धर्म का बताया गया है। लेकिन फिर भी पुष्यमित्र शुंग बताया जाता है, माना जाता है कि यह ब्राह्मण धर्म का ही था, और इसने वैदिक धर्म की स्थापना की, और इसे वैदिक धर्म का पुनर्जागरण काल भी कहा जा सकता है। पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण क्या होता है? तो जैसे हम एक बार सो गए थे, फिर उसके बाद जो हम जगते हैं बिस्तर से, तो हमें फिर पुनः नींद आती है, और हम कुछ ध्यान खास नहीं दे पाते हैं, हम कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, थोड़ा मोड़ा मुंह धो के आते हैं, टॉयलेट करके आते हैं, और पढ़ने का प्रयास करते हैं, फिर भी हमें नींद आती है, तो हम फिर सो जाते हैं। लेकिन जब दोबारा हम जगते हैं, तो अब हमारा पूरी तरह से हम मेंटेनेंस हो जाते हैं, और हम पढ़ने के लिए तैयार होते हैं, और अगर तुरंत मुंह धो के आए तो हम पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये क्या हुआ? पुनर्जागरण काल हुआ। लेकिन जो पहले वाला जो काल था वो पुनर्जागरण नहीं बल्कि केवल जागरण था। इसमें केवल व्यक्ति और इसमें समाज केवल सीखता है, लेकिन इसमें पुनर्जागरण काल में जो बुराइयां होती हैं उसको सही भी करता है, उसको हटाता है, और नई चीज़ों को इसमें समावेशित करता है, जो अपने तरीके से करता है, न कि उस पुराने तरीके से करता है। तो शुंग काल को पुनर्जागरण भी काल कहता है, और यह वैदिक सभ्यता को और भी मजबूत इसमें किया गया, और इसको लेकर के कई सारी नियमों को भी बनाया गया। जैसे मनुस्मृति जो था वो इसे शुंग काल में ही लिखा गया, जो कि इसे मनु ने लिखा था। ठीक है, तो मनुस्मृति, और यह मनुस्मृति जो था यह कानून की किताब है। तो यह वैदिक धर्म से ही संबंधित कानून की किताब है। इसमें वैदिक धर्म को ही केंद्र में ले करके यह कानून की किताब बताई गई है, और उसको मानने वाले ही इसको मनुस्मृति को मान सकते हैं, अन्य कोई नहीं मान सकते। जैसे हमारा जो संविधान है, इसे सब लोग अपनाते हैं, सब लोग इसे कहते हैं कि हमारा संविधान है, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे किसी भी धर्म के हों। लेकिन मनुस्मृति को केवल हिंदू धर्म ही मान लेंगे, लेकिन इसे बौद्ध ही अन्य लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रथाएं हैं हिंदू धर्म की वो इसमें समाहित की गई। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सुझाव दीजिएगा इसके बारे में हमें भी। और अब शुंग काल जो है 185 BCE में
185 BC में शुंग काल की स्थापना होती है और पुष्यमित्र शुंग ने हमें बताया किया था। इसके बारे में जानकारी हमें किन किन ग्रंथों से मिलती है? शुंग काल के बारे में जानकारी हमें साक्ष्य के रूप में पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है। बता दें कि जो पतंजलि थे के राजवैद्य हुआ करते थे पुष्यमित्र शुंग के। गार्गी संहिता का एक ज्योतिष ग्रंथ है, उसके बारे में भी मिलता है। गार्गी संहिता का जो ज्योतिष ग्रंथ है, इसमें ज्योतिष के बारे में बताया गया है, लेकिन यवनों के बारे में बताया गया कि जो जब यवन आए थे, ठीक है, वह भी लगभग इसी के आसपास यवन आए थे। उनके मान सकते हैं 106 के आसपास, ये 165 BC के आसपास इनका भारत में आगमन हुआ था। कितना? तो जो यवन हुआ करते थे इनका 165 BCE के आसपास हुआ था, और 185 में कौन आया था? तो शुंग आया था। तो अभी शुंग जो उतना ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ था, केवल अभी बृहद्रथ को ही हरा पाया था। और इसके बाद जो है बताया गया कि यवनों ने साकेत, पांचाल क्षेत्र बरेली बदायूं है, साकेत में अयोध्या आज का आता है, और इसी के साथ साथ काशी तक, साकेत से लेकर काशी तक यवन रौंदते हुए चले आ गए थे, जहाँ तक अपनी साम्राज्य को स्थापित कर लिया था। यह हमें जानकारी मिलती है इस गार्गी संहिता के ज्योतिष ग्रंथ से। मालविकाग्नि मित्र जो है यह कालिदास की किताब है। कालिदास के द्वारा लिखा गया यह एक मालविकाग्नि मित्र एक किताब है। इसमें, ठीक है, तो ये जो मालविकाग्नि मित्र है, इसमें यवनों का जो आक्रमण है उसके बारे में बताया गया। तो यवनों को इसका जो पुत्र था पुष्यमित्र शुंग का, मालविकाग्नि मित्र, उसने इन यवनों को हराते हुए काशी से पांचाल ले गए, साकेत से फिर उधर लेके जाते जाते इन्होंने सिंधु नदी तक पहुंचा दिया, और सिंधु नदी तक पहुंचा करके वहाँ तक फिर शुंगों ने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। इन लोग को वापस धकेल दिया, कहाँ तक? तो सिंधु नदी के उस पार तक। और इसमें मालविकाग्नि मित्र ही इसका पुत्र था, जिसने पूरा युद्ध का जिम्मा संभाला था या युद्ध किया था। और इसमें ही इन्होंने, मालविकाग्नि मित्र ने ही, और इस कारण से पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पे अश्वमेध कराया था। ठीक है, ये सब जानकारी हमें मिलती है। हर्ष चरित्र, बाणभट्ट की हर्ष चरित्र है। किसकी? बाणभट्ट की हर्ष चरित्र है। इससे भी हमें ये सब जानकारी मिल जाती है इसके बारे में। दिव्यदान जानते हैं, यह बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित इसमें किताबें और जानकारी ज़्यादातर हैं। लेकिन इसमें बताया गया है कि जो शुंग था यह मौर्य वंश का अंतिम राजा था। यह मौर्य वंश का अंतिम राजा था दिव्यदान में, लेकिन यह बौद्ध धर्म का विरोधी था। इसमें यह बताया गया कि यह बौद्ध धर्म का विरोधी था। इसके बारे में पढ़ेंगे किस तरह से यह बौद्ध धर्म का विरोधी था। और लेकिन शुंग वंश को जो मानते हैं, कहते हैं ये अच्छे थे, तो इन्होंने यह कहते हैं कि नहीं, यह बौद्ध धर्म का विरोधी नहीं था, क्योंकि बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के लिए कई काम भी किया था, स्तूप का निर्माण कराया था।
अब कुछ स्तूप भी ऐसे हैं या स्रोत हैं जो पुरातात्विक स्रोत में ले सकते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, ठीक है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख जो है यहाँ पे मिला है। बेसनगर कहाँ है? बेसनगर यह कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो यह मध्य प्रदेश में यह है बेसनगर। विदिशा एक जिला है मध्य प्रदेश में। बेसनगर वहाँ पे स्थापित है और यहीं पे हेलियोडोरस का एक स्तंभ लेख है। इसमें बताया गया है कि यवन जो थे उनके राजदूत हेलियोडोरस थे। यवनों के राजदूत यह हेलियोडोरस था और वह पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहने आया था, वहाँ पे आया था और यहाँ पे यह आकर ब्राह्मण धर्म यानी विष्णु संप्रदाय का अनुयायी हो गया था, ठीक है। और विष्णु धर्म को मानने भी लगा था। और हेलियोडोरस जो है इसने ही एक आर्ट की भी प्रचलन किया जो यूनानी प्राचीन कला से संबंधित था। इसे हम हेलियोडोरस आर्ट भी कहते हैं या हेलिस्टिक आर्ट कहते हैं। और इससे ही गंधार कला का निर्माण होता है। किससे? गंधार कला का। देखते हैं गंधार कहाँ पे आता है, तो यह गंधार कला का होता है, ठीक है। नीचे का द्रविड़ कला होता है, ऊपर का गंधार होता है और बीच में का वेसर होता है, वेसर कला। तो जो उत्तर भारत में कला बनाई जाती है वह गंधार कला से संबंधित होती है, जो कि इस यवनी यानी यवन के राजदूत हेलियोडोरस के द्वारा ही यह निर्माण किया गया था, इसकी प्रचलन में लाया गया था। और ऐसे ही धनदेव, ठीक है, धनदेव का अयोध्या अभिलेख भी है। धनदेव ये कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबारी हुआ करते थे और उन्होंने अयोध्या अभिलेख लिखवाया था। और यह उस समय अयोध्या का राज्यपाल भी हुआ करता था। कौन? धन्यदेव। और इसने ही अयोध्या का अभिलेख लिखवाया। इसमें अयोध्या के बारे में भी जानकारी मिलती है और बताया जाता है कि इसमें कुल मिला के धनदेव ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। कितने? 2 अश्वमेध कराया था। कौन भाई साहब? तो धनदेव ने 2 अश्वमेध कराया था। इसी तरह से सतना का एक भरहुत लेख है, या बोल सकते हैं भरहुत अभिलेख। भरहुत अभिलेख कहाँ पे है? तो यह भी एमपी में सतना में, एमपी के सतना में यह भरहुत अभिलेख है। यह भी शुंग काल से संबंधित है। बताया जाता है कि भरहुत अभिलेख के जो निर्माण है इसने ही किया था। और सांची स्तूप के जो चारों तरफ रेलिंग बनाई जाती है वह भी पुष्यमित्र शुंग के समय में ही किया गया था। ऐसे ही अब पुष्यमित्र शुंग को देखेंगे, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग जो इस शुंग वंश की स्थापना किया था और इसने अपनी राजधानी को विदिशा बनाया। विदिशा कहाँ पे है? तो एमपी में है। और विदिशा में ही किसका अभिलेख है? तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख यही मिलता है। अब विदिशा में ही हेलियोडोरस रहा करता था और यहाँ पे इसकी राजधानी भी थी पुष्यमित्र शुंग की। इसलिए यहाँ पे विदिशा नगर में ही, बेसनगर में ही हेलियोडोरस ने इस अभिलेख का निर्माण भी करवाया था, जिसे हमें इस काल के साक्ष्य हमें मिल जाते हैं।
जो कि एमपी में है। अब जो है ये 185 BC में हमने बताया कि यह बैठा था। 185 BC में यह अपनी गद्दी बैठा बृहद्रथ जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था को हरा करके। और इसके पौत्र, ठीक है, इसका पौत्र था वसुमित्र। पौत्र कौन था? तो पौत्र था वसुमित्र। वसुमित्र इसका पौत्र था और इसने यवनों को हराया था। इसने यवनों को हराया था। किसने? तो पौत्र वसुमित्र था। एक अग्निमित्र था, शुंग का पुत्र, ठीक है। एक अग्निमित्र, अग्निमित्र था। यह पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। यह इसका पुत्र ही था, पुष्यमित्र शुंग का। और इसने भी कुछ लड़ाइयाँ लड़ी थी। और यह कालिदास की लिखा हुआ किताब मालविकाग्निमित्र का नायक था। इसका नायक था कौन? अग्निमित्र। और मालविकाग्निमित्र में जो चर्चा है, मालविकाग्निमित्र और उसकी एक दासी है, उसकी पत्नी की दासी बोल सकते हैं, उसके बीच की प्रेम कहानी इस कालिदास के मालविकाग्निमित्र में लिखा गया है। और इस तरह से इस वंश का, ठीक है, धीरे धीरे अंत होता है। लेकिन इसके पहले हमने बताया कि इसने मीनांडर को ही पराजित किया था। किसने? मीनांडर कौन था? तो यह यवन था, यानी इंडो ग्रीक ही था मीनांडर। किसने किया था? तो इसका पौत्र वसुमित्र था। और पतंजलि के अनुसार बताया गया कि इसने 2 अश्वमेघ किया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ किया था। पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का भी निर्माण बताया हमने, किसने ही किया था। दोहरा लेते हैं। इसके बाद इसका अंतिम शासक था देवभूति। इसका अंतिम शासक था देवभूति। और इसकी हत्या 73 BCE में, ठीक है, देवभूति था। इसकी स्थापना, इसकी मृत्यु भी 73 BCE में कर दी गई। किसने करी? तो इसका एक अमात्य था जिसे सेनापति कहते हैं, वासुदेव। वासुदेव ने इसकी क्या कर दी? तो हत्या करी 73 BC में। और वासुदेव ने एक नए वंश की स्थापना करी, कर्ण वंश की स्थापना करी। और इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र ले जाकर रखा। इसकी राजधानी क्या थी? तो इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले जाकर रखी। और इसका भी अंतिम जो राजा था वह कौन था? तो इसका अंतिम राजा जो है सुशर्मा था। इसका, तो इस देवभूति या कर्ण वंश का अंतिम था सुशर्मा। इसमें हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है इस वंश के बारे में, लेकिन जहाँ तक जानकारी है हम लोग बताने का जरूर प्रयास करेंगे और उसको इलॉबरेट भी करेंगे। तो हमने कर्ण वंश के बारे में देखा कि 73 BCE में गद्दी बैठा, किसको हराकर? तो देवभूति को हराकर, जो कि अंतिम शासक था इस पुष्यमित्र शुंग का। और वासुदेव ने इसकी स्थापना करी। इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। देखिए, ये लोग हमेशा जब राज्य बदलेगा या वंश बदलेगा तो इनकी राजधानी बदल जाती है, हमेशा बदल जाती है। तो अगर यह प्रेम से अगर किसी राजा से अपना साम्राज्य को हथिया लिए हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर मार करके, जंग लड़के अगर उन्होंने राज्य को जीता है तो उन्हें राजधानी बदलनी पड़ती थी।
क्योंकि जिस राज्य को जीता तो उस राज्य के लोग, वहाँ के लोग इससे नाराज हो जाते थे, इसकी कोई भी बात नहीं मानते थे या इसको मारने के मरवाने के प्रयास लोग करते थे वहाँ के लोग। तो या उसके जो भी घर वाले लोग हैं, जो लोग होंगे, वह तो नहीं होगा, लेकिन उसके घर वाले लोग भी तो उसका विरोध करेंगे कि यह हमारे परिवार को या हमारे बड़े राजा को मार करके यह हथिया लिया है, तो लोग मारने का प्रयास करेंगे। इसलिए यह अपनी राजधानी को बदल देता था, जिससे अपनी सुरक्षा के लिहाज से और विद्रोह के लिहाज से यह महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे ही इसकी स्थापना, कर्ण वंश की स्थापना जो है वासुदेव ने करी और अंतिम राजा सुशर्मा हुआ था। इसके बाद आंध्र सातवाहन वंश आता है। किसका? तो आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है और कई जानकारी हमें इसमें से देखने को मिलती है। तो सातवाहनों के बारे में एक पुराण भी है। देखिए, मत्स्य जो पुराण है आंध्र सातवाहन के लिए है। मत्स्य पुराण, जो मत्स्य पुराण है वो आंध्र सातवाहन नौ से संबंधित है। और वायु पुराण, वायु पुराण भी है। यह किससे है? तो गुप्तों से है। ठीक है, ये जो है गुप्तों से है। और विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में मौर्यों से संबंधित जानकारी हमें मिल जाती है। मतलब ये 3 पुराण है और 3 युगों की जानकारी हमें जानकारी मिलती है। उसके बारे में इतिहास को खंगाल दिलाते हैं और इसका इतिहास का किसी अन्य के साथ इसका मेल करके, संबंध जोड़ करके तो इतिहास को लिखा जाता है, जो एक टाइम और तिथिवार करने में मदद देती है। तो आंध्र सातवाहन के बारे में हमें जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। किसे मिलती है साथियों? तो मत्स्य पुराण से मिलती है। और वायु पुराण से भी हमें कुछ जानकारी मिल जाती है, क्योंकि आंध्र सातवाहन के बाद वायु पुराण गुप्तों ने ही आंध्र सातवाहन वंश को हरा करके इस गुप्तों ने ही हथियाई ली थी। तो अंत का जो भी थोड़ी जानकारी है यह गुप्त वायु पुराण से हमें देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही हाले नाम का व्यक्ति है जिसका नाम है गाथा सप्तशती। हाले है जिसका नाम है गाथा सप्तशती। इसका बुक है गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती हाले की बुक है। इससे भी हमें बहुत सी जानकारी मिलती है। और नाना घाट का अभिलेख है, नासिक का अभिलेख है, वह शीशे के कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। क्योंकि शीशे के सिक्के सबसे ज़्यादा चलाने में आंध्र सातवाहनों का योगदान था, इन्होंने ही शीशे के सिक्के चलाए थे। और नाना घाट और नासिक का अभिलेख जो है यह महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ही पड़ता है, इसलिए आंध्र सातवाहन का यह हमें जानकारी या स्रोत के रूप में हम इसे ले सकते हैं। ठीक, संस्थापक इसका देख लेते हैं। तो आंध्र सातवाहनों का संस्थापक कौन था? तो आंध्र सातवाहन की स्थापना की जो स्थापना है सिमुक ने किया था। आंध्र सातवाहनों की स्थापना सिमुक ने किया था और वह 60 BCE में किया था। क्योंकि 73 BCE में कौन मरा था? तो इतने में वासुदेव जो अंतिम था, शुंग वंश का अंतिम जो देवभूति था, उसने मृत्यु हो गई थी और वासुदेव ने इसकी इसी समय हत्या कर दी थी। ठीक है, और लास्ट वासुदेव, पहला वासुदेव था कर्ण वंश का, फिर उसका सुशर्मा था। तो ये लोग जो है कितने, तो लगभग 13 साल तक वासुदेव और सुशर्मा चले। इसके बाद आंध्र सातवाहन आ गए ये अपने साम्राज्य को ले करके, और इनकी जो है, ठीक है, इनकी स्थापना
मैंने बताया कि सुशर्मा ने की थी, ठीक है। सुशर्मा ने इसकी सीमुख ने की थी, ठीक है। इसकी स्थापना जो है सीमुख ने की थी और अपनी राजधानी को यह प्रतिष्ठान में बनाया था। इसकी राजधानी क्या थी? तो राजधानी प्रतिष्ठान थी। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान में थी और यह कहाँ है? तो गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान है। गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान है, ठीक है। यह गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान है और यह आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। यह आंध्र प्रदेश में ही है। इसे आंध्र प्रदेश कहाँ पे पड़ता है? तो देखते यह जो है तट होता है और यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा बनते हुए ऐसे बड़ा सा हो गया है और यहाँ पे तेलंगाना है जो इसी से कट के बना हुआ है और यहाँ से फिर कलिंग का शुरू हो जाता है या उड़ीसा का क्षेत्र हो जाता है शुरू यहाँ से। और यहाँ पे गोदावरी नदी से निकल के आई है और इसी के किनारे ही यहाँ पे यह गोदावरी प्रतिष्ठान जो आंध्र सातवाहनों की राजधानी हुआ करती थी, ये लोग थे, ठीक है। तो अब ये लोग जो है सीधे सीधे कलिंग की तरफ बढ़ते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और अपनी राजधानी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब जो है सातवाहन वंश के प्रमुख जो थे इसमें कौन कौन थे? इसमें कई राजा थे। पहले राजा तो हम देख लें सीमुख, जो कि महत्वपूर्ण यह एक तरीके से था और इसकी हमें जानकारी मिलती है ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण बताया गया है कि यह अनार्य था। कौन? तो जो सीमुख था यह आर्य नहीं था बल्कि अनार्य था। अनार्य मतलब कि जो आर्य न हो, जो आर्य न हो। तो सातवाहनों के बारे में बताया जाता है कि जो सीमुख था यह अनार्य था और अनार्य था, ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है। महाभारत में इसे मलेच्छ कहा गया है। महाभारत में सातवाहनों को मलेच्छ कहा गया है। अब आप देख सकते हैं, सोचेंगे कि मलेच्छ मतलब कि महाभारत कब लिखा गया और इसकी जानकारी यहाँ तक कैसे है और इसमें यह कितने समय का काल है। इसका मतलब कि ये जो है एक BC तक इसका अभी जानकारी देखने को मिल रहा है। तो यह महाभारत जो है, महाभारत में बताया गया, आप इसको अपने हिसाब से समझ सकते हैं और इसके बारे में आपका क्या राय है ज़रूर इसको भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में महाभारत को लेकर कि यह इतने पुराना बताता है महाभारत को, लेकिन सातवाहनों वंश की जानकारी इसमें कैसे आ गई? क्या यह बाद में लिखा गया है कि महाभारत काल ही इस समय में ही इसको बनाया गया था? या इसके बारे में जो है राजा या जो इसमें कहानियाँ बनाई गई हैं या जो भगवान हैं यह इस समय के काल के हो सकते हैं। तो इसमें महाभारत काल में इन सातवाहनों को मलेच्छ कहा जाता है। मलेच्छ मतलब कि जो मलिच्छ हों, ठीक है, जो छोटे वर्ग के होते हैं उन्हें मलिच्छ कहा जाता है। और मनुस्मृति में इसे अंत्यज कहा गया है। मनुस्मृति में इसे अंत्यज मतलब कि इसे छोटा या नीच व्यक्ति कहा जाता है, नीच वंश का इसे माना जाता है। और अभिलेखों में इसे ब्राह्मण कहा जाता है। अभिलेखों में इसे ब्राह्मण कहा जाता है। तो अब पता नहीं जो भी हो, लेकिन इसे ब्राह्मण मानते हैं लोग। इसे ब्राह्मण बिना ब्राह्मण इलियात लोग मानते हैं क्योंकि अभिलेखों में इसका आज पूरे सही तरीके से इसका साक्ष्य भी मिलता है। जबकि मनुस्मृति में तो बाद में भी गलत ठहरा सकता है। मलेच्छ को महाभारत को बाद में भी लिखा जा सकता है गलत तरीके से, लेकिन अभिलेखों को तो नहीं बदला जा सकता। इसलिए इसमें पहला था सतकर्णी प्रथम। सीमुख का अगला उत्तराधिकारी हुआ सतकर्णी प्रथम था। तो हम देखेंगे कि इसके बाद एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन पहले सतकर्णी जो प्रथम था इसकी हमें जानकारी नाना घाट अभिलेख से मिलती है, जी नागनिका ने लिखा था।
नागनिका। नागनिका कौन थी? इसकी पत्नी ही थी और इसने नानाघाट अभिलेख बनवाया था, नानाघाट अभिलेख का निर्माण किया था। तो इस यहाँ से सतकर्णी प्रथम के बारे में हमें बहुत सी जानकारियाँ साक्ष्य जुटा पाते हैं। इसने खारवेल को हराया था, इसने खारवेल को हराया था और उड़ीसा जो कलिंग है, कलिंग तक अपना क्षेत्र को विस्तार कर लिया था। यानी पश्चिम बंगाल तक इसकी शासन व्यवस्था अब का विस्तार हो चुका था। इसके सिक्के पर अश्व का नहीं घोड़े का चिन्ह बना हुआ है। इसके सिक्के पर अश्व यानी घोड़े का चिन्ह बना हुआ है। और हाल ने गाथा सप्तशती या गाथा सप्तमी की रचना की थी। इसी के समय की बात है। हाल ने, हाल की क्या है? गाथा सप्तशती, इसी के समय की रचना है। और इसने हमें सातवाहनों के बारे में जानकारी मिल जाती है। गाथा सप्तशती जो कि हॉल ने यह लिखा था। अब इसके बाद हमें एक नया बताया कि मोड़ देखने को मिलता है और जितने भी राजा हुए उनका नाम इनकी माता के नाम से जुड़ा हुआ पाया जाता है। तो लोग कहते हैं इससे रिलेट करके कि यह मातृसत्तात्मक हुआ करता था या मातृसत्तात्मक होता था, लेकिन मातृसत्तात्मक नहीं होता था। भले इसमें महिलाएं कुछ रोल निभाती होंगी, महिलाओं के नाम पर किया गया, लेकिन राजा पुरुष ही बनता था। हमेशा राजा पुरुष या उसका लड़का ही होता था। इसमें महिलाओं का राजा बनने में कोई रोल नहीं था। अब देखेंगे कि अगला जो राजा हुआ गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब गौतमी क्या था? उनकी माता का नाम था वशिष्ठ गौतमी। सतकर्णी प्रथम की पत्नी का नाम जो है एक गौतमी पुत्र भी था, गौतमी सतकर्णी था और उसी के नाम पर गौतमी पुत्र सतकर्णी पड़ा। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, इसकी माता का नाम गौतमी था, उन्हें बताया। इसकी माता का नाम गौतमी था और इसी के नाम पर इसका नाम भी पड़ा। यहाँ से नासिक अभिलेख से इसके बारे में हमें जानकारी कई सारी मिल जाती है। नासिक अभिलेख भी इस समय बनाया गया था और शकों का अब धीरे धीरे आवागमन हो रहा था। शक धीरे धीरे आ रहे थे। ठीक है, क्या आ रहे थे? शक आ रहे थे। तो हमने देखा कि हिंद यूनानी शक पहला कुषाण। तो अब हिंद यूनानी को हम बताएंगे अभी, जो ये इंडो ग्रीक थे। जब वो आएंगे भारत तो उसके बाद पहलव आएंगे और शक आएंगे, फिर पहलव आएंगे और फिर जाकर के हिंद यूनानी शक पहलव कुषाण आएंगे। कुषाण के बाद हम जो है हमारा जो यह आज का चैप्टर है खत्म हो जाएगा और हम अब धीरे धीरे 300 ईसा पूर्व में ईस्वी में पहुंच चुके होंगे। तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सब कुछ समझते हुए यहाँ पे चलेंगे। तो शक शासक इधर आया और 106 BC में यहाँ पे गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है 106 BC में, ठीक है, 106 BC में बताया जाता है कि इन्होंने नहपान को हरा दिया था। ठीक है, कौन था? तो एक शक शासक था नहपान। शक शासक था नहपान। इसको किसने हरा दिया था? तो किसने हराया था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हरा दिया था। और कहा जाता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी का जो घोड़ा है वह 3 सागरों का पानी पिया करता था। कितने? तो 3 सागर का पानी पीता था गौतमीपुत्र सतकर्णी का घोड़ा। मतलब कि इससे हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि गौतमीपुत्र सतकर्णी का जो राज्य था, विस्तार था, अब बंगाल से लेकर के अरब सागर तक और यहाँ की हिंद महासागर यानी नीचे जो दक्षिण भारत है उस पर भी अधिकार हो गया था इस सतकर्णी का, गौतमीपुत्र सतकर्णी का। मतलब कि जिधर भी जाएगा वहाँ तक पानी पी सकता है। किसका घोड़ा? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी का घोड़ा। ठीक है, इसके बाद अगला है गौतमीपुत्र पुलमावी।
ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। अगला है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, इसका पुत्र था, इसका गौतमीपुत्र सतकर्णी का, और इसका नाम पड़ा वशिष्ठी। वशिष्ठी इसकी माता का नाम रहा होगा, और इसकी माता के पुत्र के नाम से आगे बढ़ रहा है ये वंश। माता का भी इसमें नाम रहा है, लेकिन अन्य काल में या अन्य समय में हमने पिता के हिसाब से ही साम्राज्य या वंश का हमने स्थापना देखा था, और इसका विस्तार या उसका जो धीरे धीरे जो वंश जो चल रहा था पिता के नाम से ही चल रहा था, हम लोग पिता को पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे हम महिला यानी उसकी माता के नाम से देख रहे हैं। पुलवामी ने रुद्रदामन प्रथम को हराया था। रुद्रदामन कौन था? तो रुद्रदामन क्या था? यह कुषाण वंश का शासक था। रुद्रदामन कुषाणों का शासक था रुद्रदामन, ठीक है, और उसने इसे हरा दिया था। ठीक है, तो यह कुषाण वंश का शासक था रुद्रदामन, ठीक है, सॉरी, यह शक शासक था। रुद्रदामन शक शासक था, और इसी समय शक से नहयान जो था, नहपान ने क्या किया था? हरा दिया था। किसको? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नहपान को हराया था, और नहपान की पुत्री से शादी भी किया था। जो गौतमीपुत्र हमने बताया था वह शादी भी इसी से किया था। और वशिष्ठ पुत्र नहपान भी शक शासक ही था, और यहाँ पे शक शासक रुद्रदामन प्रथम भी था, और इसको वशिष्ठी पुत्र ने जो पुलवामी था उसने हराया था। और यहाँ भी कहा जाता है कि इसने भी, वशिष्ठी पुत्र ने भी रुद्रदामन की पुत्री से विवाह कर लिया था यहाँ भी। और यह हमें जानकारी अमरावती अभिलेख से मिलती है। अमरावती कहाँ पे है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में ही हुआ करती थी। आंध्र प्रदेश की इस समय राजधानी बनने वाली है अमरावती। यहाँ पे न्याय सिटी है, अमरावती में ही बनेगी। अगला है यज्ञ श्री सतकर्णी। यज्ञ श्री सतकर्णी यह क्या है? यह भी वशिष्ठी पुत्र का लड़का है, और इसका नाम है, इसकी माता का नाम है यज्ञश्री के नाम से बना इसका नाम यज्ञश्री पुत्र सतकर्णी। इसने सिक्कों पर जलयान बनवाया है। इसने सिक्के पर अपने जलयान और समुद्री यात्रा की जानकारी हमें इससे मिल जाती है। ये लोग समुद्री यात्रा भी करते थे, और यहाँ से व्यापार में इनका जलयान का बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। और बताया कि इसके बाद जो है पूर्व में इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई। पूर्व में इक्ष्वाकु वंश की आगे जो है हमें स्थापना देखने को मिलता है। पूर्व मतलब कि यह काशी वाले क्षेत्र में इक्ष्वाकु वंश बने होंगे, क्योंकि इसके पहले भी इक्ष्वाकु वंश जो होते या काशी में थे, और यही इक्ष्वाकु वंश से ही अश्वसेन थे, ठीक है। और इन्हीं के पुत्र पार्श्वनाथ थे या अश्वनाथ थे, और इनका पुत्र पार्श्वनाथ था, जो 23वें तीर्थंकर के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसी तरह से इनका धीरे धीरे पतन होता है। और बता दें कि ये दैवी प्रकृति के थे। ये देवताओं में या अपने देवियों में ज़्यादा इनका मानने में इनका संबंध था। और ये लोग, इनका चिन्ह था, राष्ट्रीय चिन्ह चैत्य हुआ करता था। और चैत्य क्या था? एक विहार बोल सकते हैं। यहाँ पे रहने के लिए ये गुफा टाइप का था, चैत्य बनवाया गया। तो चैत्य जो है सातवाहनों से संबंधित है। यह भी हमें एग्जाम में पूछा जाता है। और ये लोग भूमिदान करने की सबसे पहले शुरुआत की थी। इनकी शुरुआत जो है सबसे पहले ये लोग ब्राह्मणों को या श्रमणों को दान भी किया करते थे, भूमि में दान देते थे।
जिससे यह जो प्रथा है आगे बढ़ती गई और इसी प्रथा के कारण इनकी अंत भी हुआ, क्योंकि यह धीरे धीरे इनका जब दान देंगे, दान के साथ साथ अब धीरे धीरे इनके जो मंत्री हुआ करते थे उनको ये लोग अपना जागीर दे देते थे, अपनी भूमि को दे देते थे कि ये इतनी आपकी इस महीने की पगार हुई, वेतन हुआ तो इतना ज़मीन आपका होगी। तो ऐसे ही जो इनके शासन में जो महत्वपूर्ण पद के लोग हुआ करते थे, जैसे मंत्री, अमात्य, सुमंत जो होते थे, अब ये लोग ज़्यादा प्रभावशील हो गए क्योंकि इनके पास ज़्यादा साम्राज्य हो गया, ज़्यादा भूमि हो गई, और कभी कभी तो इनसे भी ज़्यादा जो भूमि थी इनके अमात्यों की हो जाती थी। अब जब इनके पास ज़्यादा हो गई तो ये समझते थे कि हम खुद राजा हैं, हम राजा की बात क्यों माने, हम राजा की बात क्यों माने। अब राजाओं की बात नहीं मानते थे और यह अपना खुद एक राज्य स्थापित कर लेते थे। यही कारण था कि गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था श्रीगुप्त, श्रीगुप्त ने अपनी स्थापना को 240 ईसा पूर्व में 240 से 280 के बीच में यह राजा अपने आप बन गया था, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था कौशाम्बी में ही, क्योंकि यह इसका एक अमात्य था, इसका मंत्री था। ऐसे जब बड़ा क्षेत्र हो जाएगा तो कोई क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, जीत तो पाएगा नहीं इतनी आसानी से, क्योंकि धीरे धीरे उसके राजा जो थे जो वंश के थे तो धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं। तो ऐसे ही हमने इनकी कृतियां हमने बताया कि इसमें कार्ले का चित्र है, अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण भी इन्हीं के समय किया गया, अमरावती कला का विकास भी किया गया है, और ये लोग जो है सतकर्णी और अन्य जितने सतवाहन है ये दक्षिणा पथ के स्वामी इन्हें कहा जाता था। ठीक है, अब हमारा अगला है चेदी वंश। ठीक है, जो कि कलिंग में हुआ करता था, कलिंग का राजवंश है, इसे हम चेदी वंश कहते हैं। अब अगला हम लोग का वंश से संबंधित चेदी वंश आएगा और पढ़ेंगे चेदी वंश। तो चेदी वंश की स्थापना जो है अशोक के बाद स्वतंत्र रूप से की गई और इसमें महामेघवाहन ने किया था इसकी स्थापना, यानी चेदी। तो चेदी की स्थापना महामेघवाहन ने किया था, महामेघवाहन ने, और इसकी राजधानी जो होती थी वह कलिंग हुआ करती थी। इसकी राजधानी कलिंग थी चेदी वंश की, और इसी चेदी वंश में ही महत्वपूर्ण शासक खारवेल भी था। अब इसकी राजधानी थी चेदी वंश की, कलिंग तो थे ही, और कलिंग में एक अन्य जगह है जिसे शिशुपालगढ़ कहते हैं, वह राजधानी हुआ करते थे शिशुपालगढ़। तो यह हो गया शिशुपालगढ़। इसकी राजधानी शिशुपालगढ़ हुआ करती थी, और इसे कलिंग नरेश भी कहा जाता था, महामेघवाहन को। यह इसके स्थापक था। इसके बाद तीसरा शासक जो कि सबसे महत्वपूर्ण शासक था वह है खारवेल। खारवेल सबसे महत्वपूर्ण शासक था। खारवेल ने, चूँकि खारवेल को देखिए हराने का काम खारवेल ने किसको हराया था, तो खारवेल ने कई राजाओं को भी हरा दिया था। जैसे यह आंध्र सातवाहनों को, आंध्र सातवाहन वाले इनको हरा दिए थे खारवेल को, और खारवेल वाले सीधे खारवेलों को हरा दिया तो कुषाण वालों ने और शक वालों ने इन सातवाहनों को हरा करके अपनी साम्राज्य का प्रसार ये लोग किए थे। तो जो तीसरा शासक खारवेल है, इसने हाथी गुफा का निर्माण किया था जो पुरी में है।
हाथी गुफा कहाँ पे है? तो यह पुरी में है, पुरी मतलब उड़ीसा में, और पुरी में ही जगन्नाथ जी का मंदिर भी है। और इसने जो है सतकर्णी को हराया था, ठीक है, और यवनों को। इसने जो है चेदी वंश ने 2 लोगों को हराया था। किसको? तो यवनों को और सतकर्णी को हराया था। सतकर्णी राजा था, उसको हरा करके अपने साम्राज्य का इसे ने विस्तार किया था। और ये खजा जो खारवेल था, यह जैन धर्म का अनुयायी था और जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण कराया था। कहाँ पे? तो उदयगिरी की पहाड़ियों में, उदयगिरी की पहाड़ियों में इसने गुफा का निर्माण किया था। कौन? चेदी वंश के खारवेल शासक ने जैन धर्म के लिए। और जैन धर्म का अशोक ने जब किया था, जैसे अशोक के पहले महापद्मानंद ने जैन धर्म की मूर्ति कलिंग में से लेके आई थी। उसने जब आक्रमण किया था तो वहाँ से हरा करके लेके आया था, लेकिन बाद में कलिंग नरेश ने और खारवेल ने जब यवनों को और सातवाहनों को हराया तो वहाँ से जैन धर्म की मूर्ति को लेके आया था। तो ये जो खारवेल था, ये कट्टर बोल सकते हैं, जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिंद यूनानी। हिंद यूनानी यानी हिंद को जो यवन है, यवन साम्राज्य है, उनको पढ़ लेते हैं। तो जो यवन हुआ करते थे, यह भारत के नहीं थे, यानी एक तरह से यह यूनानी थे। भारत के ना होकर यह यूनानी हुआ करते थे। इसे हम हिंद यूनानी कहते हैं। इसे हम कहते हैं हिंद यूनानी। यह भी जो है महत्वपूर्ण शासकों में इनका नाम शुमार है। इनके आने का स्रोत हमें मिलिंद पनाहों से मिल जाती है, यहाँ तक कि महाभारत से मिल जाती है। जस्टिन जो और स्ट्रोबो, प्लूटार्क जो इतिहासकार हैं, इनसे बेसनगर के गरुण स्तंभ से मिल जाता है। कुछ तिथि युक्त सिक्के हैं जो ईरानियों ने ही शुरुआत किए थे। इसकी जानकारी हमें मिलती है सिक्कों से। और बताया जाता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के इन लोगों ने ही जारी किए थे, यानी हिंद यूनानी ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे और इसकी महत्ता हमें इनसे प्राप्त हुई थी। ये जो है यूनानी और खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किए थे। ये जो है यूनानी, खरोष्टी और ब्राह्मी, यूनानी, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का ये लोग प्रयोग करते थे। कौन? हिंद यूनानी। और इसके बाद कहा जाता है कि ये बैक्टीरिया के इंडो ग्रीक शासक थे। कहाँ पे? बैक्ट्रिया। इनकी उत्पत्ति बैक्ट्रिया में हुई। तो भाई लोग, ये बैक्टीरिया कहाँ पे है? यह बैक्टीरिया है कहाँ पे? तो अगर आप हिंदू कुश की पहाड़ी देखते हैं, जो मध्य प्रदेश, जो अफ़गानिस्तान में है, और यहीं पे काबुल है, तो इसी के आसपास जो क्षेत्र हैं उसे बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है। बोल सकते हैं यह अफ़गानिस्तान में ये था। अफ़गानिस्तान और ईरान का जो पूर्वी एरिया है, इनको मिलाकर के बैक्टीरिया राज्य का निर्माण हुआ था। और इस बैक्टीरिया को जीतने वाले इंडो ग्रीक थे। यहीं के ही हखवनी वंश भी हुआ करता था, इन्हीं क्षेत्रों के। साहित्य में इन्हें यवन कहा गया है। साहित्य में इन्हें क्या कहा गया है? साहित्य में इन्हें यवन कहा गया है। और डेमेडियस
इसका पहला शासक था। डेमेट्रियस या डेमेट्रियस जो है इसका शासक था डेमेट्रियस, या डेमेट्रियस भी बोल सकते हैं। इसका पहला शासक था और इसने ही इस हिंद यूनानी का संस्थापक कहा जाता है और संस्थापक में इसका नाम है। और यह डेमेट्रियस सबसे पहले जब ईरान से आगे बढ़ा तो यह सिंधु नदी को पार करते हुए पंजाब में घुसा और सबसे पहले पंजाब को ये जीत लिया। सबसे पहले पंजाब की ओर बढ़ा, पंजाब को जीता और इसने अपनी राजधानी शाकाल को बनाई। शाकल को अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? शाकल को। शाकल कहाँ है? पंजाब के ही क्षेत्र में पड़ता है। शाकल पंजाब के क्षेत्र में ही पड़ता है, जो कि सिंधु नदी के आसपास ही है शाकल। और इसकी जो स्थापना या उदय जो है यह शुंग काल के समय हुआ था। शुंग काल के ही समय इसकी स्थापना हुई थी, हमें यह पता है, क्योंकि हमें बताया कि इसकी स्थापना जो है इसकी लगभग कब, तो लगभग इसकी 185 में बीसी में इन लोग की हुई थी और 165 बीसी में लगभग इनकी भी स्थापना हो गई थी। इस समय मिनांडर आया था और मिनांडर से ही इसकी लड़ाई हुई थी पुष्यमित्र शुंग की। ठीक है, इसमें नागसेन हुआ करता था और इस मिनांडर के साथ अपने वाद विवाद की एक बुक लिखी जिसे मिलिंद पनाहो कहते हैं। ठीक है, अब जब इन्होंने शाका राजधानी बना ली और अपनी क्षेत्र को पंजाब तक बढ़ा लिया, लेकिन अब यह बैक्टीरिया में नहीं रहता था। ठीक है, बैक्टीरिया में नहीं रहता था और वहाँ पे एक यूफ्रेटाइडस एक व्यक्ति था जिसने यहाँ पे विद्रोह कर दिया और विद्रोह के फलस्वरूप अपने आप को वहाँ पे स्वतंत्र शासक बन गया बैक्टीरिया का वहाँ पे। अब जो डेमेट्रियस था अब ये पंजाब तक ही सीमित रह गया, लेकिन यूफ्रेटाइडस कहाँ हो गया? इसने जो है विद्रोह कर दिया। जो मिनांडर है, ठीक है, मिनांडर अब धीरे धीरे आगे बढ़ा। देखिए, यूफ्रेटाइडस विद्रोह कर दिया था। अभी डेमेट्रियस और मिनांडर को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में हम बता रहे हैं, बस ये चीज़ आगे थोड़ा थोड़ा जानकारी में। विद्रोह कर दिया और भारत की ओर वही बढ़ा। यूफ्रेटाइडस और तक्षशिला को अपनी राजधानी बना लिया। तक्षशिला का विश्वविद्यालय भी था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा था और ये तक्षशिला को अपनी राजधानी के रूप में बढ़ाया और इस तरह से भारत में 2 यवन साम्राज्य स्थापित हो गए। भारत में कितने? 2 यवन साम्राज्य हो गए। कौन? डेमेट्रियस और या यूफ्रेटाइडस। डेमेट्रियस और यूफ्रेटाइडस 2 हो गए थे। अब आते हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग डेमेट्रियस। ठीक है, डेमेट्रियस सबसे पहले 165 बीसी में इसने स्थापना लगभग की थी और इसने अपनी राजधानी को शाकाल बनाई और इसका प्रतापी राजा मिनांडर था। इसका राजा क्या था? मिनांडर। और मिनांडर इसका लड़का नहीं था बल्कि इसका सेनापति था। इसका क्या था? मिनांडर सेनापति था और मथुरा, पांचाल, साकेत और पाटलिपुत्र तक इसने अपनी बढ़त बना ली। मिनांडर जो है कहाँ तक पहुँचा? तो यह साकेत, पंचाल, ये जो साकेत हो गया, पंचाल होते हुए, काशी होते हुए कहाँ पहुँच गया? मगध तक पहुँच गया। अपनी क्षेत्र को बढ़ा लिया। कौन? मिनांडर। और मिनांडर जो है बौद्ध शासक हुआ करता था और फिर उसके बाद जो है यह आक्रमण किया तो पुष्यमित्र ने भी इसे जो है लड़ते हुए मिनांडर को हराते हुए लेकर चला गया और फिर इसे सिंधु नदी तक लौटाया वहाँ तक। ठीक है, इसके बाद नागसेन, बताया कि नागसेन के विवाद में यह मिनांडर बौद्ध बन गया फिर, और इसका शिक्षा व्यापार के केंद्र के रूप में भी यह क्षेत्र रहा है शाकाल। शाकाल जो है
शिक्षा और व्यापार क्षेत्र में इसका अच्छा खासा पहुंच रहा था यहाँ पे। और मीनांडर की मृत्यु जब हो गई, जब मीनांडर की मृत्यु हुई तो इसे जो है कई क्षेत्रों का बोल सकते हैं कि इसको जो है इसका स्तूप बनाया गया, इसके शरीर को और कई हिस्सों में काट करके स्तूप का निर्माण किया गया था। इस पर मीनांडर का। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बोल सकते हैं कि बौद्ध धर्म समझ था और ये दार्शनिक था। ऐसे कई विषयों का ज्ञान था मीनांडर को। ये जो है गणित का, ज्योतिष का, विज्ञान का, खगोल का इसे माना जाता है। अब हम लोग पढ़ लेंगे यूफ्रेटाइडस। जब यूफ्रेटाइडस वंश जो है आया, यूफ्रेटाइडस वंश, हमने बताया कि जब यहाँ पे विद्रोह हुआ था तो बैक्ट्रिया का स्वतंत्र शासक बना और इसने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया, तो तक्षशिला बनाया। अपनी राजधानी को यह तक्षशिला बनाया और इसके बारे में कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। और इसका हेलियोडोरस जो है एक दूत था, हेलियोडोरस इसका, हेलियोडोरस इसका राजदूत था और इसने अपने राजदूत को भेजा था शुंग के दरबार में, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में भेजा था और इसने वहाँ पे जा कर के बेसनगर का अभिलेख लिखवाया और वहाँ पे जा कर के यह वैष्णव धर्म का अनुयायी हो गया। कौन? हेलियोडोरस। और इसकी एक आर्ट है जिसे हम कहते हैं हेलिस्टिक आर्ट नाम दिया जाता है, जिसे हम वेसर या गंधार शैली इसे हम लोग कहते हैं। गांधार शैली से मूर्तियाँ जो निर्माण की जाती है यह हेलियोडोरस, और इन्हीं लोग का प्रचार प्रसार था या आधुनिकीकरण किया गया था हेलियोडोरस के द्वारा। ठीक है। और इसका अंतिम राजा था हर्मियस। हर्मियस जो है इसका अंतिम राजा था, अंतिम। और इसको उखाड़ फेंकने का काम कौन किया? तो शकों ने किया। अब शक जो है धीरे धीरे आ रहे हैं बाहर से। हिंदू रानी की बात कर रहे थे, शक, मैंने बताया था ना कि हिंदू रानी, शक, पहलव, कुषाण। तो शक आएंगे, फिर पहलव आएंगे, फिर लास्ट में कुषाण आएंगे और कुषाण के बाद हमारी यह आज की जो क्लास है ख़त्म हो जाएगी। हर्मियस इसका अंतिम राजा था और इसको कुषाणों ने ख़त्म कर दिया। अब देखते हैं शक वंश क्या है। अगला हमारा है शक वंश। अब शक वंश को भी 165 BC बताया जाता है कि इस समय ये लोग मध्य एशिया में थे। मध्य एशिया मतलब कि जो कजाकिस्तान है, जिसे यहाँ पे यह हमारा भारत हो गया, इधर ये पाकिस्तान हो गया इसे, और इधर अफ़गानिस्तान हो गया। इसके ऊपर का जो एरिया था यह सब पूरा, यह मध्य एशिया का ही सब एरिया था। क्या है? ये सब मध्य एशिया का ही क्षेत्र है। और यहाँ पे यूची जनजाति थे, यूची जाति रहती थी, यूची जाति, यूची जाति थी। और यूचियों ने इन शकों को खदेड़ दिया था। जब यूचियों ने इन शकों को खदेड़ दिया तो ये यूची लोग, शक लोग क्या हो गए कि अब जो है पूरब की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए। और पूरब की तरफ बढ़े तो जब यहाँ तक आए तो लगभग 5 भागों में ये बट गए। ये कितने? 5 भागों में बट गए। कुछ मथुरा में रह गए, कुछ पंजाब वाले क्षेत्र में रहे, कुछ तो अफ़गानिस्तान का जो काबुल कंधार वाला क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे रह गए, कुछ दक्कन में आ गए, ठीक है, और ऐसे ही कुछ अफ़गानिस्तान में भी बसे। मतलब कि कुछ अफ़गानिस्तान, हमने बताया कि कुछ ये लोग अफ़गानिस्तान से होकर आए थे, ये बुलंद दर्रा से होकर आए थे। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ही बुलंद दर्रा, यहाँ से होकर ये लोग आए थे। और कुछ तो अफ़गानिस्तान में रुक गए, कुछ आए आगे तो पंजाब तक रुक गए, कुछ उसके बाद आए तो मथुरा तक रुक गए, ठीक है, और कुछ जो है यहाँ तक दक्कन, नीचे जो है भारत में दक्कन की तरफ यहाँ तक पहुँच गए। तो इस तरह से
इनके 5 वंश यानी कुल जो है बन के इनका आगे बढ़ रहा था। 5 भागों में डिवाइड हो गए थे और इनका अलग अलग जो है 5 शाखाएँ थी। हमने बताया कि ये बुलंद दर्रे से और सिंधु नदी से होकर आए थे और इन्होंने ही इन हिंद यूनानियों का जो क्षेत्र था जीत करके, इनको हरा करके फिर ये लोग आगे बढ़ते गए। तो हिंद यूनानियों को हराया तो कुषाणों ने हराया। देख रहे हैं कि पूरब की तरफ सभी लोग बढ़ते गए, यहाँ तक कि जब अंग्रेज हुआ करते थे ये भी पूरब की तरह ही बढ़ने के लिए या आने के लिए परेशान थे। और पूरब में आए तो इतना ज़्यादा इन्हें धन धान्य और शोहरत मिला, इससे अपने ब्रिटेन को, भारत की सोने की चिड़िया को उखाड़ करके कहाँ पे सोने की चिड़िया स्थापित कर दी, ब्रिटेन में कर दी। लेकिन कहते हो ब्रिटेन आज भी जो है क्या है, धीरे धीरे अब कमज़ोर होता जा रहा है। अब उसकी पैसा ख़त्म हो गई। भारत देखिए पहले भी सोने की चिड़िया थी, आज भी सोने की चिड़िया की तरह आसमान में उड़ता ही जा रहा है और अच्छी मतलब की ऊंची उड़ाई इसकी सबको भा नहीं रही है। अमेरिका, चाइना देखकर जलते हैं कि अब भारत जो है इतनी तेज़ी से विस्तार कैसे पा रहा है। लेकिन भाई देखिए साथ में बने हुए हैं और ये साथ रहकर अन्य काम भी करने में या अपने मतलब कि लाभ के लिए ये लोग किसी से दोस्ती या दुश्मनी करते हैं या किसी के हैं लोग नहीं। तो ये जो शक थे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और यही जो है नाहपान का जो सतकर्णी था। देखिए अब जो दक्कन जब लोग पहुँचे थे, हम इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि शक जो है धीरे धीरे क्या क्या किए थे। तो इसमें जो तक्षशिला था, जो तक्षशिला में पहुंचा था पहला, देखिए अफगानिस्तान है, इधर तक्षशिला, तक्षशिला में जो वंश पहुंचा था या 2 शाखा पहुंची थी, जो उसने हर्मियस को हरा दिया। हर्मियस जो है क्या था, लास्ट शासक था हर्मियस। इसको किसने हराया, तो यह शकों ने हरा दिया। और ये तक्षशिला वाले जो रहते शासक वह थे। और सतकर्णी जो शासक था नहपान, सतकर्णी शासक था नहपान, इसको कौन हरा दिया, तो इसको भी ये दक्कन वाला जो शक शासक था इसने इसको हरा दिया। ऐसे ये लोग हराते हुए तो आगे से आए थे अन्य क्षेत्रों को, तो इनकी जो है क्षेत्र जो है पहले से ही बड़ा हो गया। उज्जैन के कुछ शक से उज्जैन में भी शकों का विस्तार हुआ। उज्जैन के शक, उज्जैन के शकों में प्रतापी राजा था रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम, उन्हें बताया था कि रुद्रदामन प्रथम ने अपनी राजधानी को उज्जैन में ही रखा और यह वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को हराकर यह आया था। किसके, तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को हराया था। पुलवामी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को इसने हरा करके उज्जैन में अपना राज्य स्थापित किया था रुद्रदामन प्रथम ने। और इसने पुलवामी की पुत्री से अपनी शादी भी कर ली, ठीक है, और इनको छोड़ दिया, जाओ चिल्ल करो और घूमे फिरो जाओ, तुमको कोई नहीं परेशान करेगा। इसने ही सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। सुदर्शन झील का निर्माण कराया था और सुदर्शन झील को मौर्यों ने बनाया था। मौर्यों ने बनाया था और सुदर्शन झील के किनारे ही जो स्तंभ है उस पर इस रुद्रदामन प्रथम का भी नाम उल्लेख है, अशोक का भी उल्लेख है और चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम उल्लेख है। जिससे पता चलता है कि सुदर्शन झील को फिर से पुनर्निर्माण या उसको और गहरा करा करके उसको और सुसज्जित किया था किसने, तो रुद्रदामन प्रथम ने, ठीक है। और संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख जो है इसने लिखवाया था, इसने संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख लिखवाया था। और इसके तीसरे शासक को चंद्रगुप्त ने मार दिया था। इसके तीसरे शासक जो है था इसको चंद्रगुप्त ने ख़त्म करके फिर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसको क्या किया था, मारा था। किसके, इसके तीसरे शासक को, थर्ड शासक जो कि कमज़ोर हो गया था। और रुद्रदामन जो है याद रखना है कि सुदर्शन झील का निर्माण कराया था जो मौर्यों द्वारा बनवाया गया था, ठीक है।
अब जो धीरे धीरे हम जो शकों के चीज़ें हम धीरे पढ़ चुके हैं। और शकों, जब शक यहाँ पे आए थे उज्जैन में, तो शकों पर उज्जैन किसने था, तो रद्रदामन आया था। लेकिन इसके पहले भी कुछ शासक थे उज्जैन में, उनको हराने का काम एक यहाँ पे उज्जैन का एक स्थानीय राजा था जिसका नाम था रामचंद्र। और इसने इनको पराजित करके 58 ईसापुर में 58 BC में इनको पराजित करके बाहर खदेड़ दिया। और उसने विक्रमादित्य की उपाधि ली। और यह विक्रमादित्य की सबसे पहली उपाधि थी। और यहीं से विक्रमादित्य उपाधि लेने से के बाद इसने विक्रम संवत की स्थापना की, या विक्रम संवत की शुरुआत की। किसने, इसी विक्रमादित्य यानी रामचंद्र ने। विक्रम संवत की शुरुआत 58 BC से है। और अब धीरे धीरे जो विक्रमादित्य की उपाधि है 14 तक पहुंच गई है। और सबसे अधिक विख्यात कौन सी उपाधि थी इस समय, तो विक्रमादित्य की उपाधि थी। और हमने बताया कि जो रुद्रदामन प्रथम था ये सबसे प्रतापी राजा था। और गुजरात से काठियावाड़ तक इसने अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया था। और यहीं पे गुजरात में ही, ठीक है, काठियावाड़ वाले क्षेत्र में जो सुदर्शन झील है कर्नाटक के क्षेत्र तक ये था। और ये संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। और इसने गिरनार अभिलेख को लिखवाया था। कहाँ पे, तो यही गुजरात में ही गिरनार है। तो गिरनार अभिलेख का निर्माण किसने किया था, तो इस रुद्रदामन प्रथम ने किया था। और यह प्राकृतिक भाषा से ये लोग परिचित थे, ठीक है। और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा चांदी के सिक्के भी इन्होंने जारी करवाए थे, चांदी के सिक्के को, ठीक है। तो अब इसके बाद धीरे धीरे हमारा शक वाला भी समाप्त हो गया। और अब लोग पढ़ेंगे हम लोग पहलव वंश। पहलव वंश, पहलव वंश जो है यह ईरान के ही लोग थे, जिसे पार्थियन भी कहा जाता था। और इसका संस्थापक था मिथ्रेडेटस। मिथ्रेडेटस पहलव वंश का संस्थापक माना जाता है, जो 130 BC में पहलव वंश की स्थापना हो गई थी। और इसके एक राजा था गोंडो जो है फर्नीच। इसका एक शासक था गोंडो फर्नीच। इसके शासन में सेंट थॉमस नाम का एक ईसाई प्रचारक आया था। किसने, तो सेंट थॉमस नाम का एक क्या आया था, तो ईसाई प्रचारक आया था। और सबसे पहला ईसाई प्रचारक यही था। और ये दक्षिण भारत में गया तो इसे मार दिया गया, ठीक है। और इन पहलवों को कुषाणों ने हरा दिया था, ठीक है। इन कुषाणों को हरा दिया था। और इनका हमने बताया कि इनका मूल स्थान जो है ईरान हुआ करता था। और ये शकों को हरा करके ये पल्लव आए थे। लेकिन ये भी ज़्यादा समय तक नहीं रहे। और इनको हराने का काम किसने कर दिया, तो कुषाण वंश ने कर दिया। कुषाण वंश का सबसे बताइए प्रतापी राजा कौन था, कुषाण वंश। अब कुषाण वंश जो है यह यूची जाति के लोग थे। इसके पहले हमने बताया था कि यूची जनजातियों ने किसको खदेड़ दिया था, मध्य एशिया से। तो ये पहले शकों को, जो शक थे उनको खदेड़ दिया था यूचियों ने। अब यूची देखे कि शक जो है आगे पूरब की तरफ गया है, तो वहाँ से हम इधर आए नहीं, सब उधर उधर भागे जा रहे हैं, आगे निकल गए। कुछ बात है, लग रहा है कुछ बड़ी चीज़ उधर है। तो इन्होंने जो है पता लगवाया कि नहीं, बताओ देखो भाई पूरब की तरफ कौन सा फ़ायदा इन लोग को है। तो इनको लगा कि नहीं, पूरब की तरफ बहुत बढ़िया क्षेत्र है, उधर जो है जल्दी से जीत करके अपना साम्राज्य बढ़ा सकते हैं और विकास भी कर सकते हैं अपने आप को। तो इधर से जो है यूसी जनजाति के लोग क्या हुए कि यह पूर्व की तरफ बढ़ने का फैसला किया। और पूर्व की तरफ लोग बढ़ते गए। जब पूर्व की तरफ बढ़े तो यह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए
शासन करना जान गए और अन्य क्षेत्रों को जीते ये लोग। तो इनके जो कबीले थे ये भी 5 भागों में बटे हुए थे। इनके कबीले भी 5 भागों में बटे हुए थे और उन्हीं में से एक जो है कुषाण कबीला था। कुषाण जो है यह कबीला था। कुषाण जो यूचित थे वो 5 भागों में बटे थे और इसमें से एक जो था कौन था, तो वह कुषाण था, वह उसे कुषाण कहा गया। और कुषाण वंश के संस्थापक जो थे कुजुल कडफिसेंस, कुजुल कडफिसेंस था। कुजुल जो है कडफिसेंस इसका जो है संस्थापक था और यह इसका प्रतापी राजा कनिष्क था। हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसका प्रतापी राजा कनिष्क था और इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। पुरुषपुर या इसे पेशावर भी कहते हैं, जो कि आज कहाँ पे है, तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आता है पुरुषपुर या पेशावर। और इनकी दूसरी राजधानी मथुरा भी हुआ करती थी। सेकेंड राजधानी इसकी मथुरा थी, यहाँ से भी ये लोग शासन किया करते थे। अब जो है जो इनकी कुजुल या कडफिसेंस था या कनिष्क था, यह 78 BC में 78 AD में इसने कौन सा वंश लाया, तो शक वंश लाया। शक क्या कहते हैं इसे, शक संवत चलाया। गद्दी बैठने पर कनिष्क में शक संवत चलाया। देखिए ये लोग कुषाण के थे लेकिन शक नहीं थे, जान लीजिए ये लोग कुषाण शासक थे, ये लोग कुषाण थे, शक दूसरे थे, लेकिन उन्हें शक संवत चलाया। शक संवत कब, 78 AD में। तो यह जो है इसे सरकार यानी जो हमारी गवर्नमेंट है वह इस शक संवत को मानती है, जबकि जो हमारे यहाँ पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, जो पत्रा तो देखते हैं, वे लोग विक्रम संवत को बताते हैं और विक्रम संवत के हिसाब से वे लोग चलते हैं। ठीक है। और बौद्ध धर्म की चौथी जो संगीति हुई थी इस कनिष्क के ही समय हुई थी। चौथी संगीति जो थी यह बौद्ध धर्म के ही समकालीन क्या बोलते हैं, कनिष्क के समय ही हुई थी और यह कहाँ हुई थी, कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन में हुई थी। हमने इसका ट्रिक बताया था, राम आ जाओ वश में कर लो, वश में कर लो, वरना मार कर पीट कर। पहले हो गया, वरना पीट कर मार कर आशा देंगे और कुंड में वसा काट देंगे, कुंड में वसा काट देंगे। ठीक है। तो र से हो गया राजगृह में पहला संगीति की गई थी, बौद्ध संगीति। दूसरा जो है और इसके जो अध्यक्ष है वहाँ वह महाकश्यप थे। ठीक है। उसके जो है महाकश्यप थे और यह इसकी कौन सी है साथी लोग, तो आप जानते ही हैं, इसको जो है महाकश्यप थे। और यह किसके समय में हुआ था, तो यह अजातशत्रु के समय हुआ था। दूसरा देख लीजिए, यह पहला था। दूसरा जो है वैशाली में हुआ और सभा कामी इसके अध्यक्ष थे। और यह कालाशोक जब था उस समय इसकी दूसरी जो है संगीति हुई। पीट कर मतलब पाटलिपुत्र में, मारकर मोगलीपुत्र ने अध्यक्षता की और अशोक के समय तीसरी की गई थी। और कुंडल वन में चौथी हुई थी जो कनिष्क के समय हुई थी। और इसमें जो है वसुमित्र थे और इसमें कनिष्क क्या था,
कनिष्क इसके समय काल में हुआ था। कनिष्क के शासन काल में यह चौथी संगीति कराई गई थी। ठीक है। और चूंकि यह बौद्ध संगीति कराया था, तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि जो कनिष्क था बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ करता था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और यह एक चीनी जनरल था पेनचुआ, इसने कनिष्क को हरा दिया था। पेनचुआ था, इसने कनिष्क को हरा दिया था। और कनिष्क ने चीन से ईरान जाने के लिए एक सिल्क रूट बना हुआ था। सिल्क जाने के लिए या सिल्क ले जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ था, और उस रास्ते पर पूरी तरीके से अधिकार कनिष्क ने किया था। तो बोल सकते हैं कि इसने जो है रेशम सिल्क मार्ग पर अधिकार कुषाणों ने किया था, यह कनिष्क ने किया था। कुषाणों ने सबसे पहले तांबे के सिक्के सबसे अधिक जारी किए थे, और सोने मुद्रे भी सबसे अधिक, शुद्ध सोने के सिक्के जारी इन्होंने किए गए थे सबसे अधिक। भारी संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे यहाँ पे। और जबकि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं सबसे शुद्ध सिक्के यहाँ पे हुई थी। सबसे अधिक किया जाएगा कोई भी चीज़ तो क्या हो जाएगा, उसकी क्वालिटी कमज़ोर हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ज़्यादा खाना बनाएंगे ना तो क्वालिटी ख़राब हो जाती है, और कम बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है। तो सबसे अधिक कब बनाया गया था सोने के सिक्के, तो यह कनिष्क के समय। और सबसे शुद्ध सिक्के तो गुप्त काल में यह बनाए गए थे। इनका राजवैद्य था चरक, इनका एक राजवैद्य था चरक, और चरक ने ही चरक संहिता लिखी थी। साथ में वसुमित्र थे, जिसने महाविभास लिखा। वसुमित्र ने महाविभास की रचना की। महाविभास की रचना की वसुमित्र ने। और यह महाविभास कोई विश्वकोश भी कहा जाता है, बौद्धों का विश्वकोश या बौद्धों का रामायण इसे कहा जाता है। और साथ में अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण, बौद्धों का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो महाविभास को कहा जाता है। विश्वकोश मतलब कि इसमें बौद्धों के बारे में कुछ जो कठिन शब्द हैं उसके बारे में बताया गया है, वसुमित्र ने लिखा है। और जबकि बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा गया, बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा गया है, बुद्ध चरित्र को। इसमें दरबारी में इनके वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत, संरक्षक ये लोग हुआ करते थे, विभूषित थे। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, और इनकी पुस्तक जो है माध्यमिक सूत्र है, जो कि नागार्जुन ने इसमें सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। और जो इनके राजा थे, इन्होंने शिव और नंदी के फोटो वाले सिक्के भी जारी किए हैं, और त्रिशूल भी इनके सिक्के पर हुआ करते थे। यहाँ पे पाए गए हैं जो तक्षशिला से संबंधित ये लोग कुषाण वाले हुआ करते थे। अब कनिष्क जो है इसका शासक बैक्ट्रिया से बनारस तक हो गया था। जो कनिष्क था बताया कि ये जो है इसका 78 BC में लगभग शुरुआत किया था, और AD इसने जो है बैक्टीरिया से लगा करके, यानी पूरी अफगानिस्तान से लगा करके कहाँ तक, काशी तक, बनारस तक इसका क्षेत्र हो गया था। और यह अपना एक कनिष्कपुर नगर भी बसाया जो कश्मीर में था। सिल्क रूट पर कब्जा तो कर ही लिया था, जो कि चीन, ईरान और पश्चिमी एशिया तक जाता है। और इसके यहाँ विद्वान जो थे हमने बता दिया। और इसकी राजधानी जो है दूसरी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। और कनिष्क के अलावा दूसरा एक और शासक था, जिसका नाम था हुइस्क। एक और शासक था हुइस्क, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या थी, तो मथुरा थी। इनकी दूसरी राजधानी मथुरा हुआ करती थी, तो हुइस्क भी अपना राजधानी मथुरा रखा। और यह शैव विष्णु का उपासक था हुइस्क, जबकि कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का उपासक था।
बताया जाता है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है वास्तुकला क्षेत्र में हुआ था, और सबसे पहली बुद्ध की खड़ी प्रतिमा इस समय ही बनाया गया था। इस समय सबसे पहली बनाया गया था। और कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। वासुदेव जो है इसका अंतिम शासक था। इसी के साथ साथ हमने मौर्य काल और इस समय में शासन व्यवस्था कैसे थी ये थोड़ा देख लेते हैं। शासन में क्या क्या जरूरत थे और क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो शासन में मौर्यों के पास मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, पुरोहितों की नियुक्ति की जाती थी, और पुरोहितों को नियुक्ति के समय इनको काफ़ी जो जांच परख कर किया जाता था। इसे उपधा परीक्षण कहते हैं। इनकी जो मंत्री परिषद थी जो इनके शासन में सहायता करती थी, ये 12, 16 और 20 के संख्या में होती थी। और तीर्थ जो अधिकारी होते थे उन्हें हम महामात्र कहते थे। और इनके यहाँ पे कुछ जासूस भी होते थे, कुछ जासूस भी होते थे जो कि जासूसी करते थे। और मौर्य समाज में बताया गया कि इनके प्रांत की संख्या 5 थी, इसे चक्र कहा जाता था। और इनके प्रशासक को कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक भी कहते थे। और प्रांतों को विषय में बांटा गया था, जिसे विषयपति कहा जाता था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम थी, ठीक है, जिसे ग्रामीण कहते थे, मुखिया को। और इसके बाद एक और छोटा सा जिसे गोप कहते थे, जो 10 गांव के शासन को संभालता था। इनकी यहाँ 6 मत समितियाँ होती थी। 6 समितियों में प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। और इनका जो बिक्री कर था, जो वसूलने का होता था, वह 5/10वां भाग था। मौर्यों का 10वां भाग वसूला जाता था, और जो नहीं देता था उसे मृत्युदंड भी दिया जाता था। और मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई इनका मार्ग अधिकारी भी हुआ करता था। और जस्टिन के अनुसार बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 50,000 सेनाएं हुआ करती थी, ठीक है, जो घोड़े वाले होते थे। 9,000 हाथी थे और 8,000 रथ हुआ करते थे। और उन्होंने बताया कि एक बार चंद्रगुप्त ने अपने 6 लाख फौज से सारे भारत को रौंद दिया था और अपना अधिकार कर लिया था, और भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त भी कर दिया था। जो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करता था उसे नायक कहा जाता था, और सबसे बड़ी सेनापति अधिकारी को नायक ही कहा जाता था। और गुप्तचर जो विभाग था उसके मुख्य को महामात्य सर्प नाम दिया जाता था। इसे गूढ़ पुरुष कहते थे। और जो गुप्तचर था उसे संस्था जो घूम कर करते थे, घूम कर सूचना जुटाते थे, उसे संचार कहा जाता था। इनके न्यायालय को राजू कहते थे। इनकी सरकारी भूमि को सीता भूमि, और जहाँ पे खेती अच्छी होती थी बिना वर्षा के उसे अदेवमातृक कहते थे। और मेगास्थनी ने जैसे 7 भागों में विभाजित किया था: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। इनकी वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा। और बताया जाता है कि ये लोग 137 वर्षों तक शासन किए थे। और इनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, यह हमने देख लिया। तो ये सब इसके सामाजिक व्यवस्थाएं थी। क्या क्या इनके यहाँ सैन्य विभाग थे, शासन व्यवस्था कैसे देखी जाती थी, और न्याय व्यवस्था कैसे थी, आपने देखा। तो हमने पूरा कुषाण वंश तक पढ़ा दिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसको, तो गुप्त वंश को। और गुप्त वंश के बाद हम लोग चीज़ें आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।